हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रीट 2022 जो कि फरवरी 2023 के अंदर होने वाला एग्ज़ाम है। तो इस यानी आप थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा कह लीजिए, तो इसका जो सिलेबस है वो हमने कहाँ तक कवर कर लिया है। और अब हमें जो अंतिम हमारे पास जो दिन बचे हैं, यानी लगभग आप मान के चल सकते हो कि 85 दिन हमारे पास लगभग बचे हैं। ठीक है, 90 दिन भी पूरे नहीं बचे, 90 से कम दिन बचे हैं। तो इस दौरान हम अपनी तैयारी को किस तरीके से धार दे सकते हैं, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और हमें क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, आज सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वैसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आपने सिलेबस कितना किया है। पहले तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कितना आपने सिलेबस जो है कर लिया है। तो मैं मानता हूं कि आपने लगभग 50% से तो ज़्यादा ही सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा। जो भी जिसने भी सबसे लास्ट में तैयारी करना स्टार्ट किए, मेरे हिसाब से वो 50% सिलेबस को कंप्लीट कर चुका होगा। और यदि नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है कि अभी भी हम क्या है सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम अभी से आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें और लक्ष्य बना लें कि हमें डेली 10-12 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है भाई, तो ये सिलेबस जो है वो निश्चित तौर पे आसानी से कवर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने लगभग कितना सिलेबस कवर कर लिया और मेरी क्या रणनीति रह रही है इस समय। मैं किस रणनीति को फॉलो कर रहा हूँ, उन सभी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसे को हूबहू फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट करें ताकि हमारा सिलेबस जो है वो बढ़िया ढंग से कवर हो जाए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने अभी तक भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है लगभग मैं इसका 70% कर चुका हूँ। ठीक है, 60 से 70% तक मैंने इसका सिलेबस जो है वो कवर कर लिया। और रही बात कि इसको कंप्लीट मैं कब तक कर लूँगा, तो इसको मैं कंप्लीट इस महीने के अंतिम सप्ताह तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है भाई, तो यानी जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे वो मैं उन दोनों महीनों को रिवीजन के लिए छोड़ रहा हूँ। उसमें मुझे कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी, जो मैंने पढ़ लिया उन्हीं को मुझे रिवाइज करना है। तो लगभग 70% के आसपास हो चुका है ये भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति वाला पोर्शन। और इतिहास में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, जो 10वीं की बुक में थोड़े राजवंश दे रखे हैं उन्हीं के बारे में मैंने वहीं से पढ़ा है। और वैसे इतिहास पढ़ने बैठे तो फिर इतिहास को तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो फिर इस तरीके से तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहाँ से किया, तो मैंने 10वीं की बुक जो सामने आपके रखी हुई है, तो इससे मैंने कंप्लीट किया है ये इतिहास वाला पोर्शन। और अभी इसमें कोई खास अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा। अगर इसका टेस्ट लगा के देखें तो लगभग 40 नंबर के टेस्ट में आप मान सकते हो कि 18 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, भी आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि कितने नंबर हैं ये। 40 में से 18 नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डटे रहना है हमें। सबसे पहले जब मैंने टेस्ट लगाया था तो कुछ 70 नंबर का टेस्ट था, उसमें से 20 या 22 नंबर आए थे। ठीक है भाई, तो उसके बाद धीरे धीरे स्कोरिंग बढ़ना स्टार्ट हुई जब जैसे टॉपिक करते गए, और वो भी मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे, फिर भी इतनी कम स्कोरिंग रही। तो उसके पीछे कारण था कि पहले हमने कभी पढ़ा नहीं था, और एक बार क्या है टॉपिक जैसे मैंने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद उसका मैंने 3-4 दिन फिर बाद टेस्ट दिया था, तो वो चीज़ें वापस रिवाइज करके हमें एग्जाम में उतरना पड़ेगा, ये तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, यानी आपको एक बात आपको जरूर ये समझनी चाहिए कि जब भी हम पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या है 1 या 2 दिन पहले तक हमारा जो है पूरा सिलेबस जो है रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आई, क्योंकि हमारी स्कोरिंग अच्छी नहीं रह रही, हमें टॉपिक को पढ़ने के बाद भी चीज़ें जो है मिस हो रही हैं, भूल रही हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमें नज़दीक जाकर के एग्ज़ाम के जरूर पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ें, ताकि हमारे दिमाग में ताज़ा ताज़ा याद रहें। ठीक है भाई, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले हमें अपनी कंप्लीट सिलेबस का जो है रिवीजन करना होगा, चाहे उससे पहले आप 4-5 दिन लग जाइए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये रही हमारी 70%। और इसमें मेरा तरीका क्या रहता है पढ़ने का, तो सबसे पहले मैं ज़्यादातर टॉपिक जो है इतिहास, कला, संस्कृति के, ये कक्षा 10 के लिए जो है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की जो पुस्तक है, तो इस वाली पुस्तक से क्या है मैं ज़्यादातर टॉपिक इसी से कर रहा हूँ। ठीक है भाई, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है भाई, आप वनपाल का एग्जाम उठा के देखिएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसकी हूबहू इस वाली बुक में से मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो बाकी कई क्वेश्चन तो बाहर जाने ही है, तो उसका हमें कोई टेंशन नहीं लेनी कि 1-2 प्रश्न, 2-4 प्रश्न तो इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न मुझे लग रही है जैसी संभावना कि इस बुक में से आएंगे। ठीक है भाई, तो बाकी आप 6ठी से 10वीं तक की बुक को आप इग्नोर मत कीजिएगा, उससे पहले बढ़िया ढंग से कंप्लीट करने के बाद ही किसी बुक या गाइड किसी भी कोर्स की तरफ आप तभी जाइएगा।
ठीक है भाई। और यदि आपने कोर्स वगैरह कर रखा है तो फिर आप इन बुक्स को आप थोड़ा क्या है इनको भी अच्छे से पढ़िए। तो इसके लिए मैंने दिशा 2020 जो मेरे पास है उसी से मैं क्या है इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद क्या है उसके क्वेश्चन लगा लिए, और धीरे धीरे कुछ टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चन लगभग 50% से बाहर, ज़्यादा क्वेश्चन जो है बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो टॉपिक इस बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ, ठीक है भाई। तो तब हमें क्या है, हमें किसी और पुस्तक की हेल्प लेनी पड़ती है उसको पढ़ने के लिए। अदरवाइज यदि 70-80% तक, 90% तक यदि क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब आप सही जगह से पढ़ रहे हो। इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो एग्जाम में प्रश्न आने वाला है वो निश्चित तौर से यहीं से आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक अशोक सर की जो बुक मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर, और वो बुक भी बढ़िया है, लेकिन मैंने अभी उसका एक भी प्रश्न नहीं सॉल्व किया। तो उसको मैं करूँगा जब मैं अभी इस महीने के अंत तक जब सिलेबस अपना कंप्लीट कर लूँगा, वापस से रिवीजन जब स्टार्ट करूँगा, तो रिवीजन पढ़ते हुए मुझे क्या रिवीजन करते हुए एक टॉपिक मैंने पढ़ा तो उस पर क्वेश्चनों की मात्रा बहुत ज़्यादा दे रखी है। लगभग आपको क्या है एक टॉपिक पे 150-200 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। तो वो प्रश्न मैं तब लगाऊंगा, ठीक है भाई। तो उसके अंदर ये दिशा वाले वापस रिपीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो फिर पता चलेगा कि हमें कितना याद रह रहा है कितना नहीं रह रहा, ठीक है भाई। और उसके साथ व्याख्या भी है तो वो थोड़ा रिवीजन के तौर पर भी होता जाएगा। तो इस तरीके से मेरी रणनीति रहने वाली है जीके को लेकर के। अभी तक मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा, 60 से 70% पढ़ा है। और अभी तक याद करने की यदि बात आए तो याद मैंने अभी आपको बता दिया स्कोरिंग क्या रह रही है। और वनपाल का एग्जाम मैंने देखा तो उसमें से 61 प्रश्न जो हैं वो लगभग मुझे आ रहे थे, ठीक है, 61 प्रश्न। तो उसके जो बाकी के प्रश्न हैं वो लगभग क्या है कहीं ना कहीं पढ़े हुए तो हैं लेकिन याद नहीं है। और कई ऐसे प्रश्न भी हैं जो अभी तक हमने पढ़े नहीं, क्योंकि अभी सिलेबस का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो छूट रहा है, ठीक है भाई। तो उस वजह से इतनी ही स्कोरिंग हो पाई थी। मैंने पेपर दिया नहीं है, ठीक है, पेपर मैंने देखा है और उसको खुद मतलब सॉल्व करने की कोशिश की है। और मैंने देखा कितने मुझे प्रश्न आ रहे हैं, तो लगभग 55 से 61 तक मुझे प्रश्न आ रहे हैं लगभग। इसमें मैथ के प्रश्न भी शामिल हैं और साइंस के भी, ठीक है भाई। तो अकेले जीके के नहीं है, तो लेकिन हो जाएगा बढ़िया, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। जीके से डर तो सभी को लगता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है भाई। जितना आपको डर लगता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे हो सकता है लगता हो, ठीक है भाई, और लगता भी है। और इस जीके को इसलिए तो इतना टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है भाई। आप मान सकते हो कि यदि मैं क्या है अपना मान लीजिए मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है भाई, 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो 10 घंटे में मेरे 6 घंटे, लगभग 6 से 7 घंटे इसी वाले पोर्शन को चले जाते हैं जीके वाले, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि पहली बार आया है। तो यदि सिलेक्शन रुकेगा और तो किसकी वजह से, जीके की वजह से रुकेगा, और सिलेक्शन होगा तो किसकी वजह से होगा, तो जीके की वजह से होगा, ठीक है। ये आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से। तो हमें इसको टाइम तो देना ही पड़ेगा, अच्छे तरीके से इसको तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगा। देखिए आप जो भी चीज़ें नहीं आती हैं तो उसको आप थोड़ा बहुत ट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है भाई। तो जब आप थोड़ी बहुत अपनी जो डेली लाइफ में आपके जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, तो मैं तो कई बार उनके घर मतलब घर परिवार के सदस्य या गांव के, आप जिनको मित्र, आप दोस्त जिनको जानते हो, या कोई ऐसी जगह है जो आपके आसपास की जगह है, उनके नाम से आप उनको लिंक करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो जब ऐसे आप चीज़ों को लिंक करके याद करोगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जब ऑप्शन सामने आएगा, आपको हुबहू तो याद नहीं आएगा कि जैसे प्रश्न देखा और उसका आंसर तो आपको नहीं आएगा दिमाग में, लेकिन 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से निश्चित तौर पे आप एक ऑप्शन को अलग कर पाओगे और सही उत्तर तक पहुंच पाओगे, ठीक है भाई। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा कि इस मतलब जीके याद करने का आपको तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा हम चेंज ला रहे हैं, इसमें थोड़ा चीज़ें अभी याद होना स्टार्ट भी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो ज़्यादा जानकारियाँ याद नहीं रह पाती, 25 से 30% तक ही जानकारियाँ जो हैं वो दिमाग में रह पाती हैं, और बाकी सभी पता ही नहीं चलता। जब तक कि क्वेश्चन सामने ना हो, ऑप्शन सामने ना हो, तब तक पता नहीं चलता, ठीक है भाई। तो ये रही बात हमारी ये जीके वाले जो 3 खास तौर पे पार्ट दे रखे हैं, भूगोल है, इतिहास है और कला संस्कृति है। उसके बाद यदि राजस्थान जीके जो लास्ट में दे रखा है 50 नंबर वाला पोर्शन, तो उसके अंदर वो सबसे बढ़िया पोर्शन मुझे लगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अनुसंधान प्रतीक वगैरह, तो वहाँ से क्वेश्चन भी निश्चित तौर पे आना है, ठीक है। और करंट वगैरह जुड़ा हुआ, तो अभी करंट को मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, पता नहीं कब करूँगा, ठीक है। तो लेकिन अभी करेंगे अगले महीने से, ठीक है भाई। तो इस महीने में और करंट को स्किप करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगले महीने से मैं करंट जो है वो साथ रिवीजन बाकी का चलता रहेगा, और करंट को इधर नए टॉपिक जो है वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी है छांट करके। तो
ये रही। और बाकी जो है इसके अंदर कंप्यूटर वगैरह उसको भी मैंने अभी नहीं पढ़ा और साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ी, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर और साइकोलॉजी और करंट जीके, ठीक है, इन तीनों को तो मैंने बंद बस्ते में एक बार रख रखा है, ठीक है भाई। इनको अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। बाद में कब? जब भी ये महीना चला जाएगा पूरा और बाकी लास्ट 2 महीने बचेंगे, तो 2 महीने के अंदर जो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसे महज से 4 से 5 दिनों के अंदर ही हमें तैयार करना है। और साइकोलॉजी वाला पोर्शन पहले पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो नया टॉपिक एक आधा जुड़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति वगैरह, तो वो समय रहते तैयार की जा सकती है 8-10 दिनों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी करंट की बात रही, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का मैंने लगभग 80 से 90% सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। मैथ का सिलेबस जो है वो इतना बड़ा है भी नहीं और बाकी चीज़ें रीट में पढ़ी हुई हैं, तो वापस उन्हीं को रिवाइज करना था, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहेगा मैथ में मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन भी हल्के फुल्के आपको 10वीं तक की बुक में से ही मिलेंगे, और मतलब बुक में से ही मिलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही होंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह थोड़ी बहुत उसमें चेंज आ सकता है, तो मतलब उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे वो 8वीं 10वीं वाला ही लगना है, ठीक है भाई। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइंस के अंदर बायोलॉजी केमिस्ट्री जो है वो लगभग क्या है कंप्लीट मैंने कर ली है, और फिजिक्स जो है वो चल रही है और हो जाएगी 8-10 दिनों में, ये फिजिक्स भी हो जाएगी कंप्लीट। यानी साइंस का सिलेबस भी लगभग आप मान सकते हो आज जो है 8 तारीख होगी, तो 8 से मतलब 18 तारीख तक या 20 तारीख तक लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके शिक्षण विधियाँ भी इसके अंदर ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, यानी 18 से 20 दिनों के अंदर। और उसके बाद राजस्थान जीके जो है ये इसकी हम बात कर चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं कुछ भी, और करंट वगैरह भी अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये पोर्शन जो है अभी पढ़ा है। तो यानी अगर हम सभी पोर्शन को मिला के देखें, राजस्थान जीके जो 130 नंबर का आना है उसमें से अभी लगभग आप मान सकते हो कि कितना 60% या 70% तक आप सिलेबस मान सकते हो कि कवर हो गया। कवर होने का मतलब ये नहीं है कि याद हो गया सारा, ठीक है, ये आप थोड़ा खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये आप डिमोटिवेट हो जाओ कि हमें इतना याद हो गया और आपको याद नहीं हुआ, तो याद कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि 25 से 30% चीज़ें अभी पता चला है कि ये चीज़ें इनका आंसर इस तरीके से दिया जाता है, और ये वाली चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, मतलब थोड़ा बहुत रिलेशन इनका पता चला है अभी, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी स्कोरिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है भाई। तो बस अचानक से नहीं बढ़ेगी, ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद मैथ्स, अब हमारा जो पोर्शन है, हमें पहली बात तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो लेकिन फिर भी हमें क्या है, एक थोड़ा सा सेफ स्कोर जो है लगभग हम मान सकते हैं कि इससे मतलब 5-10 प्रश्न इधर उधर या 5-10 नंबर इधर उधर मेरिट जो है रहने की संभावना रहेगी। या फिर मेरिट के बारे में हम बात ना करें तो हम माने थोड़ा इतना यदि हम स्कोर कर लेते हैं तो ठीक ठाक हम कंडीशन में होंगे, इतना तो हमारा होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है भाई। तो वो हमारा स्कोर बनता है, स्कोर नहीं क्वेश्चन बनते हैं 150 प्रश्नों में से 120 या 125 प्रश्नों के हमें आसपास जो है वो क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 120 से 125, ठीक है, इनसे कम बात नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो फिर भी हमें क्या है, टारगेट इससे ज़्यादा लेकर के चलना है। 120-25 यदि हम करेंगे तो हमारा 130-35 जब हम प्रश्न वहाँ पे सही करेंगे तो हमारा नेगेटिव होकर के जो स्कोर बनेगा वो 120 प्लस रहना चाहिए। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन जो है हमारे सही कितने होने चाहिए, नेगेटिव करने के बाद जो सही बचेंगे वो 120 प्रश्न से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैथ साइंस का पोर्शन जो है वो 60 नंबर का 60 प्रश्न आएंगे इसमें से। तो 60 प्रश्नों में से आपको कम से कम 55 प्रश्न इसमें से सही करने ही होंगे, ठीक है, किसी भी हालात के अंदर, ठीक है भाई। यदि आपको जीके थोड़ा मुश्किल लगता है तो आपको 55% इसमें 55 क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो 4-5 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं तो आप उन प्रश्नों को छोड़ दीजिए। तो 55% नाम आ रहा है, तो 55 प्रश्न जो हैं वो आपके सही होने ही चाहिए। और उसके बाद टीचिंग मेथड की बात करें, 10 प्रश्न आने हैं तो कोशिश करिए कि 10 में से 10 ही सही हो जाएं। और टीचिंग मेथड के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आसान ही आएंगे, इतने लेवल के नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन 10 में से 9 प्रश्न आप आसानी से सही कर पाओगे। मैं 10 ही मान के चल रहा हूँ कि 10 ही आपको सही करने हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स की नहीं, साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की हम बात करें तो साइकोलॉजी में क्या है, आपको 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न में से कम आपको 8 प्रश्न जो है वो सही करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। यदि आप इस तरीके से करते हो, और उसके बाद जो है वो यदि आप क्या है, जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, यदि आप उसमें से 25 प्रश्न भी आप सही कर लेते हो,
25 प्रश्न किसमें से हम बात कर रहे हैं, जो हमें 40 प्रश्न आने हैं, यानी भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसमें से 25 या फिर आप 20 ही मान सकते हो। ठीक है, 20 ही 25 प्रश्न आपको सही करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 40 प्रश्न आएंगे तो 25 आप आराम से सही कर लोगे, 25 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, और लास्ट वाले जो 25 प्रश्न आने हैं उनमें से आप 20 प्रश्न मान लो, तो इस तरीके से लगभग आपके जो प्रश्न हैं वो आपके प्रश्न जो हैं वो सही अगर हम बात करें तो 120 के आसपास आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, 120 के आसपास आपके प्रश्न जो है वो सही हो रहेंगे। और निश्चित तौर पे आप जीके वाला जो पोर्शन है, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति वाला, इसमें आप थोड़ा और बेटर करोगे यदि 30 प्रश्नों तक आप ले जाते हो इसे। ठीक है भाई, 25 प्रश्न मैंने बताया, यदि आप 30 प्रश्न तक ले जाते हो तो 125 तक आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसमें यदि आपके थोड़े बहुत नेगेटिव भी हुए तो नेगेटिव में भी कई चांसेस रहते हैं कि हम सही कर पाएँ क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम ये धारणा नहीं बना के पहले चलेंगे कि हमें मतलब इतनी स्कोरिंग होनी चाहिए। हम इसको टारगेट लेके चलेंगे कि इतने इतने प्रश्न हमारे लगभग सही होने चाहिए। ठीक है भाई, इतने सही हो रहे हैं तो हम ठीक ठाक कंडीशन में जा रहे हैं। और आपको नेगेटिव प्रश्न, मतलब जो आपको गलत प्रश्न जो आप करने की हमारी आदत है, जैसे रीट 2021 के अंदर हमने किया कि 150 में 150 करने होते थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसमें हमारी स्कोरिंग भी अच्छी रही। ठीक है भाई, फिर रीट 2022 का एग्ज़ाम थोड़ा ठीक ठाक था, फिर उसके बाद भी स्कोरिंग ठीक ठाक रही, क्योंकि उसमें भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, नेगेटिव मार्किंग वाला झंझट आपके सामने आएगा। और यदि आपने कोई एग्जाम पहले नहीं दिया है तो आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा कि आपके नेगेटिव कम से कम ही हो। ठीक है भाई, यदि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दोगे तो आपके सही प्रश्न जो आपने मैथ साइंस या कहीं आपने यदि लीड दे रखी है तो वो वापस आप वहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका वापस जो है सिलेक्शन से आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे। ठीक है भाई, तो ये बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो हमें क्या करना है, पहले हम कोई भी एक टॉपिक, जैसे टेस्ट सीरीज की आप पूछोगे तो मैंने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया और अभी तक मेरा कोई विचार भी नहीं है कि टेस्ट सीरीज को मैं ज्वाइन करूं। ठीक है भाई, तो मैं क्या करने वाला हूं कि जो मैंने दिशा वाली बुक लगाई थी उनमें क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं उसके ऑप्शन, मतलब जो सही आंसर होता है उसको मैं छुपा लेता हूं और बाकी मैं उसका पहले खुद से आंसर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, और इस तरीके से क्या है, जब फिर उसको मैं देखता हूँ तो मान लीजिए वो सही हो गया तो फिर तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो यदि वो गलत हो गया तो फिर उसके नीचे जो व्याख्या दी होती है मैं उसको बढ़िया ढंग से पढ़ता हूँ और उस प्रश्न की मुझे कहीं ना कहीं मैं ट्रिक बना लेता हूँ। ठीक है भाई, उसको लिंक करता हूँ शब्दों के साथ, तो इस तरीके से दोबारा यदि वो प्रश्न आता है तो उसके गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको भी पढ़ना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो करो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या है, इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और यदि आप करंट वगैरह सब कुछ साथ साथ लेके चल रहे हैं तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, और क्योंकि मुझे पता है कि मैं साइकोलॉजी को इतने दिनों के अंदर कवर कर लूँगा और अपने ठीक ठाक 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न तो लगभग सही हो ही जाएंगे। तो बाकी साइकोलॉजी यदि हार्ड आती है तो फिर सभी के लिए होगी, फिर तो मेरिट पे भी असर पड़ना है। ठीक है भाई, और यदि आसान आई तो अपने 10 में से 8 प्रश्न जो है वो 8-9 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। और यदि फर्स्ट ग्रेड वाली आपने साइकोलॉजी देखी होगी, वैसी थोड़ा हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी, और मान लीजिए पूछी भी जाती है तो फिर तो भाई आप देखोगे तो मुश्किल से क्या 4-5 प्रश्न ही आपके सही हो पाएंगे। ठीक है, आपके क्या, सभी के। ठीक है भाई, तो फिर मेरिट पे भी असर पड़ेगा। आपको ये कहते नहीं घबराना कि हमने यहाँ पे 8 प्रश्न लिए, शायद 8 हमारे सही ना हुए तो। ठीक है, तो ऐसे तो वाला आपको शब्द मतलब नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये बातें आपको थोड़ा दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, जैसे मैथ साइंस में 55 क्वेश्चन मैंने मान के चले, यदि पेपर हार्ड बनता है तो सभी के लिए हार्ड होगा। ठीक है, यदि हम रीट के एग्ज़ाम को देखें और उसके लगभग आसपास ही हम देखें, ठीक है भाई, कि जैसे सभी तैयारी कर रहे हैं, लगभग हमें तैयारी अपनी उनसे तो कम नहीं रखनी। ठीक है, उनसे बढ़िया हो जाए तो बढ़िया है। जैसे बायोलॉजी के अंदर आपको 11वीं 12वीं के अंदर झांकना पड़ेगा, 11वीं 12वीं की किताबों के अंदर, और बाकी जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसके आपको न्यूमेरिकल जो बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, वही आपको करने हैं और वहीं से आपको टॉपिक तैयार करना है। और आरबीएससी की आप साथ में पढ़ सकते हो, इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कोई भी आप मतलब प्रश्नों की जहाँ से आपको मतलब प्रश्न आपको जहाँ पे मिले, ठीक है, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, खासतौर पे राजस्थान का आपको वहीं से मुंबल वगैरह आती है। ठीक है भाई, और उसमें क्या है, प्रश्न को अध्यायवार दे रखा होता है, तो आप वो प्रश्न यदि ट्राई करोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपको प्रश्न इसके अंदर प्रैक्टिस जो है वो करने चाहिए। प्रश्नों की लैंग्वेज किस तरीके से प्रश्न वहाँ से पुटअप होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, और जो अभी एग्ज़ाम हुआ वनपाल का, तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए वो आप देख ही पा रहे हो। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा है। ठीक है, तो उसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें साइंस जो है वो ठीक थी, आसान थी। ठीक है भाई,
और मैथ के क्वेश्चन आपने देखे, कुछ मैथ के क्वेश्चन कम ही थे लेकिन आसान थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और इस तरीके से क्या है धीरे धीरे क्या है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए और कोशिश करिए कि आपने जो टॉपिक एक बार पढ़ा है उससे आप शॉर्ट नोट्स बना सको तो ठीक है, अगर नहीं भी बना सको तो किताबों के अंदर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने लिख रखी हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए जैसे मैं अभी क्या है ये वाली चीज़ें पढ़ रहा था, मान लीजिए मैं लोक देवता पढ़ रहा था, ठीक है भाई। तो इस लोक देवता में आप देखोगे तो ये किताब में आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है भाई। जो पेन से लिखी हुई चीज़ें हैं ये बस वहाँ से कुछ शब्द उठाए गए हैं अलग अलग बुक्स में से। तो ये जो शब्द हैं इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न बना हुआ भी है, ठीक है। तो इसलिए ये शब्द जो है वो यहाँ पे मैंने इस तरीके से नोट कर लिए हैं। और ये जो है प्रश्न जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो इसी बुक में से करेंगे। तो ये बुक छोटी है और वैसे छोटी देखने में लगती है लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखा है, हर एक लाइन से प्रश्न बन रहे हैं 3-4, ठीक है भाई। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये कम समय में इसको रिवाइज किया जा सकता है यदि आपने इसे पहले 1-2 बार बढ़िया ढंग से कवर कर रखा है, ठीक है भाई। तो तरीका मेरा वही रहता है, बस जो मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बता दिया है, बस इससे डरना नहीं है। बस आपको ये बताने आया था कि जीके से डर मुझको भी लगता है भाई, सीधी सी बात बताएं तो, ठीक है भाई। तो इसलिए जीके से डरना नहीं है। ये सभी मैंने 3-4 मित्र थे, मैंने उनसे भी पूछा तो सभी की हालात अभी यही हो रखी है, ठीक है भाई। तो मतलब सभी का कहना है कि सिलेक्शन जो है वो जीके पर ही पड़ा है, ठीक है। तो जीके में ही पड़ा है सिलेक्शन। तो जिसका जीके अच्छा, इसका मतलब सब्जेक्ट तो लगभग आप मान के चलो कि स्कोरिंग लगभग हर एक व्यक्ति जो है इसमें से 50 प्रश्न तो सही करेगा ही करेगा, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है भाई। और यहाँ पे जीके के अंदर जो थोड़ा सा लीड ले लेगा उसका सिलेक्शन तय है, ठीक है भाई। तो जीके आपको बढ़िया ढंग से कवर करना है, चाहे इसे आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा ही दे दीजिए, ठीक है। तो बाकी आपको प्रश्न इसके किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे हमें पता है कि श्योर यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे जनसंख्या वाला प्रश्न जो है, जनसंख्या वाला टॉपिक जो है कक्षा 8 की बुक में दे रखा है बढ़िया ढंग से, और उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है भाई। कक्षा 8 में जो दे रखा है जनसंख्या वहीं से पढ़िए आप, ठीक है भाई, इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कुछ और टॉपिक हैं, जैसे लोक देवता है लगभग यहीं से प्रश्न बन जाएगा। और जैसे मान लीजिए नृत्य है, ठीक है, या फिर मेले वगैरह हैं तो वो लगभग यहीं से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है, इसी बुक में से, तो वहाँ से बन जाएंगे। और चित्रकला वगैरह इसमें बहुत बढ़िया ढंग से टॉपिक दे रखे हैं, तो वो वाले टॉपिक भी यहीं से कवर हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो और भी जैसे मान लीजिए प्रजामंडल है, प्रजामंडल भी ठीक ठाक टॉपिक है, तो उसको आप थोड़ा बढ़िया ढंग से तैयार कीजिए। 1-2 प्रश्न वहाँ से आएंगे तो वो भी आपको बढ़िया ढंग से करने हैं। अनुसंधान है, प्रतीक है, तो ये ऐसे टॉपिक जो है ना जहाँ से प्रश्न आपको पता है 100% आना ही आना है, ठीक है भाई। और प्रश्न का अलग पता है कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्रतीक में क्या पूछा जाएगा कि पहली बात ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतीक जो है वो कौन सा है, राज्य प्रतीक कौन सा है, कुछ भी पूछ सकता है, पशु पक्षी कुछ भी पूछ सकता है। पहली बात आपको वो याद करनी है। फिर आपको क्या है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल याद करनी है, ठीक है। किसको राज्य पशु पक्षी कब बनाया गया, ठीक है, कब घोषित किया गया, ये थोड़ी बहुत उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो मतलब आप एक प्रतीक वाले टॉपिक की बात करो तो लगभग 2 पेज के अंदर ये पूरा टॉपिक जो है समाहित होता है यदि आपने ढंग से इसको पढ़ा है तो, ठीक है। तो 2 पेज वो हो गए। अभी आपको पता है कोपेन के वर्गीकरण से क्वेश्चन आना है जलवायु के अंतर्गत, तो इसको क्यों ना हम बढ़िया से तैयार कर लें, ठीक है भाई। और ऐसे जो टॉपिक हैं वो आपको थोड़े बढ़िया, जो कम समय ले रहे हैं और बढ़िया से तैयार हो रहे हैं और इनका पता भी है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो टॉपिक आप बढ़िया ढंग से कवर करोगे तो मेरे हिसाब से आपको फायदा होगा। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास में आप देखोगे तो इतिहास में अथाह भंडार है वहाँ पे आप देखोगे तो, ठीक है। इस बुक में से पढ़ोगे तो पूरा का पूरा मुझे याद नहीं हो रहा, मैंने इसको 2 बार पढ़ लिया, लेकिन अभी अगर हम याद करें इतिहास की बात करें तो इतिहास में अभी मुझे इस बुक में जो लिखा हुआ मुझे इसका 10% भी याद नहीं है, सही बात बताऊँ तो, ठीक है। लेकिन मैंने इसे 2 बार पढ़ लिया। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको मैं अब जब मैं इसे रिविजन के तौर पर दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो टॉपिक है, ठीक है भाई, जो हमारे पास टॉपिक है उसमें मैं देखूंगा इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप है, इनको मैं टॉपिक को बढ़िया ढंग से कवर करूंगा, ठीक है भाई। तो बाकी मैं प्रश्न को थोड़ा मतलब जो टॉपिक है उनको मैं स्किप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। तो ये आपको जरूर तय करना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा मेरे हिसाब से फिर गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो पढ़ने से ज़्यादा आपको ध्यान थोड़ा छोड़ने की तरफ भी देना है,
कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उनसे पता है प्रश्न 1-2 आने हैं, ठीक है भाई, तो आप उनको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। थोड़ा बहुत आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, अगर याद हो रहे हैं तो ठीक है। यदि आसान प्रश्न आएगा तो आप कर जाओगे, अगर मुश्किल आएगा तो फिर हो सकता है कई लोग ना कर पाए हों, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप क्या है प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी इसके अंदर आपको कई बार टेस्ट सीरीज या बुक्स वगैरह लगभग आए दिन लॉन्च होती रहती है, कोई ना कोई बुक्स, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज। तो एक बार ही आप ज्वाइन कीजिए, उसी पे विश्वास कीजिए और उसी की बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो बढ़िया होगा, ठीक है। अभी भी आप यदि बुक्स ला रहे हो, ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। सब कुछ हो सकता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, और समय अभी हमारे पास उतना बचा नहीं है कि हम नई नई बुक्स ला करके उसमें से पढ़ें और कंटेंट को तैयार करें। तो इतना हमारे पास अभी समय मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है भाई। तो मैंने अभी तक जो आपको मैंने पहले वीडियोज़ में बुक बता दी थी, मैं उसके अलावा सिंगल बुक भी नहीं लेकर के नहीं आया, ठीक है भाई। तो उसी बुक से कर रहा हूँ। अब बाकी क्वेश्चन आएंगे वहीं से ही आएंगे, लेकिन हमें कितना याद रह पाता है, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा मायने रखेगा, ठीक है भाई। तो बाकी जो प्रश्न नहीं आएंगे फिर देखी जाएगी, उसके लिए हम इलाज ही हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम 100% सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन उसमें कुछ टॉपिक जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको छोड़ने में भलाई है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। जिसमें आपका समय बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन आउटपुट जो है वो 0 है, ठीक है भाई। तो फिर उसको आपको टॉपिक को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ 5-7 टॉपिक होंगे, आप उन्हें छोड़ दीजिए, और 2-4 प्रश्नों की वजह से आपका सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, ठीक है। और बिल्कुल छोड़ने की मैं बात ही नहीं कर रहा, आपको 1-2 बार जरूर पढ़ना है हल्की निगाहों से। तो उनको क्या है पढ़ने के बाद फिर आपको मतलब उसके क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके प्रश्न पढ़ लीजिए, और ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको उनको क्या करना, रट ही लेना है, ठीक है भाई। तो जीके में ज़्यादातर वैसी चीज़ें हैं रटने वाली, ठीक है भाई। और जैसे पर्यटन वाला टॉपिक ठीक है, यदि हम भूगोल के अंदर की बात करें, ठीक है, भूगोल में हम देखें, और पर्यटन वाला टॉपिक जो है इसमें भी बहुत बढ़िया दे रखा है, ठीक है भाई। कक्षा 10 की बुक में पर्यटन वाला जो टॉपिक है, एक तो पर्यटन भूगोल में टॉपिक दे रखा है और एक कला संस्कृति में दे रखा है। तो उधर वाला जो कला संस्कृति वाला टॉपिक है वो कक्षा 10 वाली जो बुक है उसमें आपको बढ़िया से मिल जाएगा। तो मैं अभी वहाँ से पैटर्न वगैरह वहीं से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। वहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है हमेशा ही ओपन रहता है आप सब लोगों के लिए, और वहाँ पे हम मिल करके डिस्कशन करते हैं कि हमें तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर भी कुछ अपनी तरफ से चीज़ें जो हैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको ठीक लगे तो आप भी उनको थोड़ा बहुत देख सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। और वीडियो जो है वो लगातार नहीं आ रहे क्योंकि आपको पता है कि तैयारी के दौरान यदि हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें समय बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है भाई। अदरवाइज़ हम क्या है मैथ्स और साइंस का लगभग सिलेबस जो है वो कंप्लीट आपको करवा सकते थे, और क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले। लेकिन इसमें क्या है एक वीडियो को पहले शूट करना होता है, उसके बाद वापस उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं, फिर उनको कट आउट भी करना होता है, तो एडिट करके वीडियो को अपलोड करने में और फिर टाइटल वगैरह लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, ठीक है भाई। यानी आप एक वीडियो मान के चलिए 25 मिनट की आप वीडियो बना रहे हो तो उसके पीछे आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो इस वजह से नहीं करवा पा रहे, और बाकी आप अपनी तरफ से कर रहे हो बढ़िया ढंग से। बस आप NCERT को साइंस के अंदर कम मत आंकिएगा, ठीक है भाई। तो एक एक लाइन आपको बढ़िया ढंग से, कई बार क्या होता है हम कुछ सारणियाँ छोड़ देते हैं, कुछ चित्र के नीचे लिखा होता है, कुछ पॉइंट ऐसे लिखे होते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं। हमें जो चित्र दे रखा है उसके नीचे थोड़ा एक आधी लाइन में कुछ वर्णन होता है तो वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है भाई। कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, यदि उनमें से कुछ अच्छे फैक्ट निकल के आ रहे हैं तो हमें वो भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है भाई। तो कुछ सारणियाँ हैं जो हमें लग रही हैं कि काम की नहीं है, एक बार उनको भी देखना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं जैसे अभी शायद पूछा गया क्वथनांक, या किसका क्वथनांक ज़्यादा था फर्स्ट ग्रेड में शायद पूछा गया प्रश्न है, तो वो वाली सारणी जो है कक्षा 10 की बुक में दे रखी है, ठीक है। और अम्ल क्षार में कौन सा अम्ल कहाँ पे पाया जाता है उसके लिए भी एक सारणी कक्षा 10 में दे रखी है। तो ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपको बढ़िया ढंग से कवर करने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको थोड़ी बढ़िया लगी होगी, और यदि आपको ये जानकारी बढ़िया लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।